जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 में देने वाले उनके लिए लेकर आ चुके हैं आज से, जो कि सीधा आप लोग का जो जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग को बताते हैं 100% ये इस दावा करता है इस चैनल कि आप लोग को आज से जितना भी हम बताने वाले सभी क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो सीधा आप लोग का बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बनेगा, ताकि आप लोग एक भी क्वेश्चन को आप लोग छोड़कर नहीं आएंगे डियर। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले। देखिए लघु उत्तरीय जो कि आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, तो सोशल साइंस के पेपर का हम आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि सभी चैनल तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवाते हैं लेकिन सब्जेक्टिव का बहुत कम करवाते हैं। तो आप लोग के बीच हम सब्जेक्टिव का कराएंगे, जो कि बहुत ही स्टूडेंट का डिमांड था कि सर हम लोग के बीच सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराइए सोशल साइंस का। जो सोशल साइंस का एग्जाम होगा मैट्रिक का, वो 16 फरवरी को आप लोग को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि आज से आप लोग जो भी क्वेश्चन बताएंगे डियर वो सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आपका 100% में दावा करता है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आज से आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और डेली आप लोग को जितना भी वीडियो मिलता है आप लोग उसको जरूर देखेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस का। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं बताइए। तो यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन ही आप लोग फंस जाते हैं। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद करते हैं। ठीक है, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखने वालों को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार एग्जाम में लिख कर लाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेजनी कौन था, बताइए। जो मेजनी था वो मेजनी कौन था, तो इसका उत्तर में आप लोग एकदम सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है, उत्तर में आप लोग को एकदम लिखना है। अगर आप लोग जितना भी बता रहे हैं आप लोग वीडियो में अंत तक रहेगा तो आप लोग एक क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएगा, आप लोग बना के अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। तो मेजनी कौन था, तो मेजनी एक क्या था, तो मेजनी एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। ठीक है, मेजनी क्या था, तो मेजनी साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति भी था। ठीक है, मेजनी का संबंध गुप्त दल कार्बोनारी से था। मेजनी का संबंध किससे था, तो गुप्त दल कार्बोनारी से था। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की भी स्थापना की। देखिए आप लोग 3 पॉइंट में आप लोग इसको लिख सकते हैं आसानी से। मेजनी क्या था, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। और मेजनी का संबंध किससे था, तो गुप्त दल कार्बोनारी से था। और मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। बस आप लोग इतना लिखना है आप लोग को लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जो जर्मनी के एकीकरण हुआ था उसमें जो क्या क्या बाधाएं हुए थे डियर, तो उत्तर में आप लोग लिखना कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं हुई थी। तो पहला क्या बाधा हुआ था कि जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। ठीक है, जर्मनी क्या था, लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, ये बाधा आया था। दूसरा, यहाँ राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। और तीसरा देखिए क्या था यहाँ पे बाधा, तो राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए 3 पॉइंट को लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिक युग क्या है। ठीक है, मेटरनिक युग क्या है, सोशल साइंस का काफी सभी आपका एकदम सब्जेक्टिव भी आई सब्जेक्टिव है। ठीक है, जो साहब सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपका रहने वाला। तो आज से आप लोग का सीरीज चल रहा है, तो आप लोग इसको सभी वीडियो को एक वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आप लोग कहीं से भी आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो मेटरनिक युग क्या है, तो मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया में शासन, इसी काल को मेटरनिक युग से मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। किससे, तो मेटरनिक ने जो 1815 से लेकर 1848 तक जो ऑस्ट्रिया में शासन किया था, इसी काल को क्या नाम रखा गया, मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना 1815 से 1848 तक जो ऑस्ट्रिया में शासन किया था मेटरनिक, इसी को नाम रख दिया था मेटरनिक युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1848 के, ठीक है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, इसका क्या कारण था, तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। कौन कौन से कारण, पहला कारण था कि लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति का होना। नेक्स्ट देखिए इसका कारण था कि लुई फिलिपींस जो असफल विदेशी नीति का होना। तीसरा है राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। ठीक है, ये क्या है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इटली के जर्मनी में, ठीक है, क्या इटली के, ठीक है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। जो इटली और जर्मनी के एकीकरण हुआ था इसमें ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। इटली 1830 की क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ उसे ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने दबा दिया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। ठीक है, जर्मनी में क्या हुआ था कि जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने दमनकारी कानून लाया। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को इतना लिखना है किसमें, तो जर्मनी एवं इटली में एकीकरण में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? सर्वहारा वर्ग क्या होता है आप लोग को बताना कि सर्वहारा वर्ग हम लोग किसको बोलते हैं? तो समाज का वैसा वर्ग, ठीक है, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग सर्वहारा वर्ग बोलते हैं। किसे बोलते हैं? वैसा समाज का वैसा वर्ग जिसमें हम लोग किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसी को हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो आप लोग 100% आप लोग हम अभी बोल देते हैं कि आज से जो विद्यार्थी क्लास करेंगे उनका 400 प्लस नंबर आने वाला है। ठीक है, 400 प्लस वो लेकर आएंगे। तो आज से हम सभी सब्जेक्ट का वही क्वेश्चन बताएंगे जो सीधा बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग जितना भी आप लोगों को वीडियो मिलेगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति से जो पूर्व रूसी किसान की स्थिति कैसे थे? तो कैसे थे? तो रूसी क्रांति से पहले वहां के किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। वहां के किसान बंधुआ मजदूर के जैसे थे, उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पे वह परंपरागत ढंग से खेती करते हुए उनके पास पूंजी का अभाव था और वह करों के बोझ से दबे हुए थे। ठीक है, करों मतलब कर्ज के बोझ से वो दबे हुए थे। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दस्ता को समाप्त कर दिया, परंतु इससे किसानों की स्थिति पर कोई सुधार नहीं आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे थी बताइए? जो साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? तो रूस की क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? तो रूस के क्रांति के बाद एक नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था में सामाजिक और विषमताओं को समाप्त कर दिया गया, वर्ग विहीन समाज का निर्माण कर पूंजीवादी और जमींदार वर्ग का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, यही साम्यवादी का नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? बताइए, शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है पूछा गया है। तो वैसा, ठीक है, वैसा युद्ध जिसमें दो देशों के बीच तनाव का वातावरण रहता है, किसको हम लोग शीत युद्ध बोलते हैं? तो वैसा युद्ध जिसमें दो देशों के बीच तनाव का वातावरण रहता है, जबकि वास्तव में युद्ध नहीं होता। ठीक है, मतलब उसमें बना हुआ रहता तनाव एक दूसरे देश के बीच, लेकिन वो युद्ध नहीं करता है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। इसमें एक देश के दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश लगे रहते हैं। ठीक है, ये क्या रहता है? ठीक है, तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्या है देखिए कि हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो हुआ एक बौद्धिक, धार्मिक एवं क्रांतिकारी आंदोलन था। यह वर्ष 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुए नफूसो थे। ठीक है, वह क्रांतिकारी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक शामिल होता था। ठीक है, यही हुआ आंदोलन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? काफी है मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, आप लोग लिख लीजिए, ये क्वेश्चन तो पक्का इस बार एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? तो हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर, ठीक है, हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला मार्ग था, जिसे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई थी। अमेरिका इसे अनेकों बार क्षतिग्रस्त किया था, परंतु इन्हें पुनः ठीक कर दिया जाता। यही होची में क्या था? मार्ग था। ठीक है, कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई था, जिससे क्या था? अमेरिका एक बार से क्षतिग्रस्त किया था, लेकिन उसे पुनः ठीक कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हो ची मिन्ह के विषय में संक्षेप कीजिए। हो ची मिन्ह क्या था? इसके विषय में आपको संक्षेप में लिखना है। तो हो ची मिन्ह वियतनाम का एक छात्र था। हो ची मिन्ह कौन था? तो वियतनाम का एक छात्र था। हो ची मिन्ह साम्यवाद से प्रभावित था। उसने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था। 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की भी वो स्थापना की थी। हो ची मिन्ह क्या था? एक छात्र था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था? बताइए, नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था? तो नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जिसका उपयोग त्वचा को जलाने के लिए होता था। क्या था नापाम और एजेंट ऑरेंज? क्या था? तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जिसका उपयोग हम लोग किसमें? तो त्वचा जलाने के लिए होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। और एजेंट ऑरेंज क्या होता है? तो देखिए, एजेंट ऑरेंज यह एक तरह का जहर था, जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती है एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एजेंट ऑरेंज का उपयोग कहाँ किया जाता था? क्योंकि पेड़ को खत्म करना वहां पे उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसको डालने से क्या होता है? पेड़ झुलस जाता है और पेड़ मरा की तरह हो जाता है। ठीक है, उसमें मतलब कोई जान नहीं रहता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनेवा समझौता कब और किन बीच हुआ था? देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया कि जिनेवा समझौता कब और किन वर्ष हुआ था। तो जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता जो वर्ष 1954 में रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। किसके बीच? रूस और अमेरिका के बीच हुआ था 1954 में। यह समझौता में वियतनाम के दो भाग में बांटा गया था। जब ये जिनेवा समझौता हुआ था 1954 में, तो रूस और अमेरिका के बीच हुआ था, जिसमें से वियतनाम को यहाँ पे दो भाग में बांट दिया गया। यही एक जिनेवा समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफा, ठीक है,
एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी? एक तरफा जो अनुबंधन व्यवस्था ये क्या थी? तो एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मजदूर को कोई अधिकार नहीं था जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त था। इस व्यवस्था से रबड़ बागानों, फार्मों एवं कारखानों के खेतों के मजदूर से काम लिया जाता था। यही एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन को सभी विद्यार्थियों के सभी क्वेश्चन को अगर पढ़ के जाते हैं तो आप लोग इस चैनल पे आकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है विद्यार्थी लोग, तो आज से आप लोग के लिए जितना भी क्वेश्चन बताएंगे काफी सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग जितना भी वीडियो में अंत तक जरूर बनेगा और सारे वीडियो को जब तक एग्जाम नहीं होता आप लोग को एक एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? बायोदाई कौन था? बायोदाई कौन था? तो बायोदाई फ्रांस और अमेरिका के सहायता से दक्षिण वियतनाम के प्रांत अनाम का शासक बना था। ठीक है, बायोदाई कौन था? तो बायोदाई फ्रांस और अमेरिका के सहायता से दक्षिण वियतनाम के प्रांत अनाम शासक बना था। ठीक है, तो ये देखिए आपका 6 नंबर का हो गया। चलिए नेक्स्ट जगह नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रवाद से आप लोग देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, ये खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो तुर्की के सुल्तान खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था। ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा के पद पर समाप्त कर दिया था। इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक है, क्यों किया था? तो तुर्की के जो सुल्तान खलीफा इस्लाम धर्म का जो गुरु थे वो ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा के पद को, जो ब्रिटेन सरकार 1919 में थे वो खलीफा का पद को समाप्त कर दिए थे। इसी कारण जो भारतीय मुसलमान है वो खिलाफ आंदोलन को स्टार्ट किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट से आप क्या सहमत थे? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट से आप क्या सहमत थे? आप लोग जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं VVI आप लोग लिख लीजिएगा। रॉलेट एक्ट से आप लोग क्या सहमत थे? तो भारत में, ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था? तो भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। क्या था कि रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें कोई भी आपका बिना गलती के आप लोग यहाँ पे आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। क्या कहा जाएगा इसको? बिना वकील और बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। इस कानून को काला कानून के भी नाम से जाना जाता था। किसको? रॉलेट एक्ट को काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोग को लिखना। ये हमेशा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में आप लोग को समझाना है। ठीक है, संक्षेप करना है। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रहे सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी थी। बहुत से लोग घायल भी हुए। जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया गया। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि की त्याग दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स से पूछा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते? ठीक है, तो इतना आपको आंसर में लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है? 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है? तो दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट दांडी पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून का भंग किया गया था। ठीक है, कि समुद्र से नमक बना के किया गया था, नमक कानून का भंग किया गया था। यही दांडी यात्रा, जो कि दांडी यात्रा कौन शुरू किया था? तो गांधी जी ने शुरू किया था। कब हुआ था? तो 1912 में 12 मार्च 1930 में हुआ था दांडी यात्रा। याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? तो गांधी जी के द्वारा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है? बताइए, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो क्या है ये? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ, जिसे हम लोग गांधी इरविन एक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत गांधी जी को भारतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को हूबहू, ठीक है, आप लोग हूबहू क्वेश्चन आएगा और हूबहू आप लोग का आंसर लिख कर आना है। ठीक है, देखिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में जो गांधी जी के द्वारा कहाँ हुआ था? तो बिहार के चंपारण में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य चंपारण के किसानों को 3 गठिया पत्ते से मुक्ति दिलाना था।
इस पत्ते में किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाती थी। उपजे हुए नील को अंग्रेजों द्वारा अपने मनमाने दाम पर लिया जाता था, जिससे किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। इसलिए चंपारण सत्याग्रह को वहां पे लागू किया था। चंपारण सत्याग्रह की भी शुरुआत गांधी जी ने ही किए थे 1917 में, और यह चंपारण जिला से किए थे, इसलिए इसका नाम चंपारण सत्याग्रह पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों होते? तो भारत में 19वीं शताब्दी में कल कारखानों में मजदूरों का शोषण किया था, जिसके कारण मजदूर अपनी मांग के लिए एकजुट होकर आंदोलन करने लगे। इसी कारण 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय के द्वारा ऑल ट्रेड इंडिया यूनियन कांग्रेस की स्थापना मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए किया गया था, ठीक है। ये भी देखिए कब किया था, तो 19वीं शताब्दी में किया गया था। कल कारखानों में मजदूरों को शोषण किया गया था, इसलिए इसका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। क्या है असहयोग आंदोलन? प्रथम जन आंदोलन था। कैसे असहयोग आंदोलन जो था वो प्रथम जन आंदोलन कैसे साबित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। इस आंदोलन में किसान, मजदूर, आदिवासी सबों ने भाग लिया। इसके लिए इसे प्रथम जन आंदोलन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन असहयोग, ठीक है। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया? बताइए, असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी ने क्यों स्थगित किया था? तो वर्ष 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप लिया था, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्या हो गया था कि हिंसक रूप ले लिया था असहयोग आंदोलन, इसलिए इनको बंद करना पड़ा गांधी जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? बताइए, स्वदेशी आंदोलन का जो उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्वदेशी अपना देश का ही उपयोग करना है, तो स्वदेशी आंदोलन में इसलिए किया गया था क्योंकि विदेश के वस्तुओं को वहां पे हम लोग को बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, जिसके कारण भारत में बंद पड़े उद्योगों को जान आ गया, ठीक है। जितना भी आप लोगों को भारत में बंद पड़ा हुआ था उद्योग, उस सभी को चालू किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण का वर्णन करना, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के आपको 2 को क्या कारण था उसका वर्णन करना। तो प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण निम्न है। पहला कारण है कि संपूर्ण विश्व के 2 गुटों में बढ़ जाना, ठीक है। संपूर्ण विश्व के 2 गुटों में बढ़ जाना। और दूसरा जो इसका कारण था कि बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे देशों के उपनिवेश बनने की स्पर्धा होना, ठीक है। ये 2 जो बहुत बड़ा मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में जो कि आप लोगों के लिए काफी लंबा हो जाए, तो आप लोग वीडियो में इतना क्वेश्चन बताएं जो कि काफी सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। आप लोग को सीधा बोर्ड एग्जाम में अगर जितना भी क्वेश्चन बताएंगे अगर पढ़ कर जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। और इसके आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे सभी का आप लोग का वीडियो मिलेगा, तो आप लोग सभी का वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में मिलेगा। तो देखिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी दोस्त का एक भी क्वेश्चन सोशल साइंस में आप लोग सब्जेक्टिव का गलत करके नहीं आना। ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का भी आप लोग को करवाएंगे, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है। और अभी तक इसका PDF जो चाहना चाहते हैं तो आप लोग को सर्च करना है, आप लोगों को गूगल पे सर्च करना, क्या करना है तो जस्टवेल एजुकेशन आप लोगों को गूगल पे सर्च करना होगा, ठीक है। जस्टवेल एजुकेशन आप लोग सर्च कीजिएगा, आप लोगों को वहाँ पे बहुत तरह के आपका गेसिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ तक कि बायल क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, तो वहाँ पे जरूर विजिट कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।